Good morning, students. In today's video, we will be discussing about the solution of the board paper which was held in 2026. फरवरी 16 में आपका पेपर आया था 2026 का। 12वीं का रिजल्ट भी लग चुका है, पर अभी जो बच्चे 11th से 12th में गए हैं या फिर जिनको क्लास इम्प्रूवमेंट के लिए जाना है तो वो एक बार देख ले कि सॉल्यूशन क्या होता है। इसके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। तो इस तरह से आपका पेपर रहेगा। देखिए फ्रंट पेज में ऑल द इंस्ट्रक्शंस आर देयर। जनरल इंस्ट्रक्शंस होती है कि कैसे आपका पेपर 4 सेक्शन में बटा है। सेक्शन ए में रहेगा क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। इसका पीडीएफ मैंने ऑलरेडी भेज दिया है और कैसा पैटर्न रहता है एकदम पहले स्टार्टिंग के वीडियो में भी है कि कितने नंबर के न्यूमेरिकल्स थ्योरी रहेंगे। तो जो लोग पहली बार ये मेरा वीडियो देख रहे हैं वो पहले वाली वीडियो को जाके देखेंगे जहाँ पे मैंने पेपर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर एक वीडियो बनाया था। फरवरी का पेपर ये जो है वो आप एक बार देख लो, क्योंकि सबको नहीं मिलेगा पेपर देखने के लिए। अगर नहीं तो एक बार देख लो। सेक्शन सी है, सेक्शन डी भी है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखे, यूज़ ऑफ लॉग टेबल इज़ अलाउड एंड यूज़ ऑफ कैलकुलेटर इज़ नॉट अलाउड। फिर फिगर्स विद द राइट इंडिकेट फुल मार्क्स, मतलब राइट हैंड में जो मार्क्स दिख रहे हैं वो आपके फुल मार्क्स है एज पर दैट सेक्शन। तो दिस इज द फ्रंट पेज। And these are the instruction for multiple choice type of questions. Only the first attempt will be considered for evaluation. मतलब पहली बार जब आप सेक्शन ए कंप्लीट करोगे, मतलब एमसीक्यू वाला क्वेश्चन, तो पहली बार आप जो लिख रहे हो वो उसी को मार्क्स मिलने वाले हैं। तो ये ध्यान से देखेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो लास्ट में भी लिख सकते हैं, फर्स्ट में भी लिख सकते हैं। कैसा लिखना है आपको आंसर? ऑप्शन जो है ABCD कोई ऑप्शन है उसके साथ में उसका आंसर लिखना है। सारे फिजिकल कांस्टेंट पे आपको दिए हैं। सी की वैल्यू दिखे, पाई की वैल्यू में ध्यान में रखेंगे, मैं बार बार बताती हूँ। इट इज़ गोइंग टू बी 3.142। स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मोस्ट ऑफ द कोचिंग क्लासेस में उन लोग बताया जाते हैं कि 10 या 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेके आप आंसर निकाल सकते हो, पर इसमें से आंसर में बहुत फ़र्क आ जाता है। तो एग्ज़ाम के लिए, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए आपको यही लेना है, या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए ले सकते हैं। बाकी एप्सिलॉन 0 का वैल्यू है, म्यू 0 का वैल्यू है। तो इससे आपको समझ में आएगा कि पेपर कैसे। अब बढ़ते हैं सेक्शन ए में। आज के इस वीडियो में सिर्फ सेक्शन ए ही डिस्कस होगा। यहाँ मैं ये बताऊँगी आपको कि भाई पेपर जो आया था क्वेश्चन कौन से पेज में से है, मतलब सारे क्वेश्चन जो है आपके टेक्स्ट बुक में से ही आए हुए हैं। कौन से पेज पे था, कौन से चैप्टर से था, वो सब दिया गया है, ताकि आप सोचते हो कि भाई क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू इग्नोर द टेक्स्ट बुक पढ़ते ही नहीं हो। पेरेंट्स ने भी ध्यान में देखना है कि बच्चों से टेक्स्ट बुक पढ़वाए, ताकि आपको पता होना चाहिए कि कहीं और से मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर अच्छे से टेक्स्ट बुक पढ़ते हो तो आपको वहीं से आंसर मिलने वाले हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर पहला था, फर्स्ट वन। व्हाट वाज द क्वेश्चन, कहाँ से आया है पहले देखेंगे। क्वेश्चन वाज फ्रॉम द चैप्टर नंबर 2, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड का क्वेश्चन था 1 मार्क्स के लिए। पेज था 36 और कौन से कॉलम में है, रिमेंबर दिस में इसका आंसर दिया हुआ है। नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, व्हेन द नंबर ऑफ ड्रॉपलेट्स collects to form a single drop, the total surface area of the drop। मतलब अगर 4-5 नंबर के ड्रॉपलेट्स अगर एक साथ में आ रहे तो उसका सरफेस एरिया कम होगा, ज़्यादा होगा, वो पूछा गया है। तो आंसर है, आंसर विल बी डिक्रीजेस। तो आप आंसर कैसे लिखोगे अगर आपको लिखना है, या तो आप ये पूरा सेंटेंस लिखो, उसके बाद में आंसर लिखो, आंसर को अंडरलाइन करो, या फिर आप यहाँ से लिख सकते हो आंसर, आपका आंसर शीट में लिखना है ए, उसके बाद में आप लिखोगे डिक्रीजेस। दिस इज हाउ यू हैव टू राइट इन द आंसर शीट। ये आपका तरीका है आंसर लिखने का। यहाँ पर भी आप सेंटेंस लिख के भी लिख सकते हो कि दिस विल बी द, पर अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो दिस इज द करेक्ट वे। ओनली अल्फ़ाबेट ना लिखे, क्योंकि बहुत बार आप लिखते हो ए लिख दिया, आपने आंसर शीट का पेज चेंज कर दिया, वो ए का बन गया आंसर डी, तो दैट्स विल बी द रॉन्ग। ये आपको प्रिकॉशन लेना है कि आपको विथ अल्फ़ाबेट आंसर लिखना है। ठीक है, दिस वॉज द फर्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 2, या फिर सेकेंड वाला MCQ आपका क्या है, कौन से चैप्टर से आता है। आता है चैप्टर नंबर 3 से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। पेज नंबर 63.7 जो है वो वाले में इसका आंसर दिया हुआ है। अबाउट द इक्वेशन नंबर 3.14, मतलब पूरा डिटेल में आपको बताया जा रहा है कि कहाँ से आपको
क्वेश्चन आया है, इन एन आइडियल गैस मॉलिक्यूल पोजेसेस, उसके पास में कौन सी एनर्जी होनी चाहिए? आंसर इज काइनेटिक एनर्जी। सो मॉलिक्यूल ओनली हैव, कौन से वाले इसमें? आइडियल गैस में। सो आंसर इज ए, ओनली काइनेटिक एनर्जी। बाकी ऑप्शंस आपको ध्यान में देखने ही नहीं है। उसके बाद में है तीसरा वाला जो क्वेश्चन आता है, तीसरा एमसीक्यू आया था चैप्टर नंबर 14, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। ये वाले चैप्टर से, चैप्टर नंबर 14 को बहुत ज़्यादा वेटेज मिला है ये वाले। इसमें कम से कम यहाँ पे 1 मार्क का क्वेश्चन भी इस पे है, एमसीक्यू भी इस पे है, डेरिवेशन भी इसी में से है। तो ये वाले पेपर में चैप्टर 14 को बहुत वेटेज दिया गया है। नो व्हाट वाज द क्वेश्चन, देख सकते हैं आप, में यहाँ पे लिखा है मैंने पेज नंबर 308 में, पॉइंट नंबर 8 में इसका आंसर है। नो व्हाट इज द क्वेश्चन, if the frequency of incident radiation is increased above the threshold frequency, अगर इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, आपका इमिशन स्टार्ट हो जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स का। Now कीपिंग द इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल कांस्टेंट, देन द पोटेंशियल करंट, अगर पोटेंशियल करंट का किसके साथ में रिलेशन आपका देने वाला है? विद द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अगर आपने बढ़ा दिए है, पोटेंशियल को कंसिडर सेम रखना है इंटेंसिटी, तो उस पर असर क्या होता है? फोटो इलेक्ट्रिक करंट रिमेन्स द सेम। कहाँ पे आएगा? ऑब्जर्वेशन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स ऑन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट्स, ये वाला कॉलम है, उसमें से आपका एमसीक्यू लिया गया है। तो तीनों एमसीक्यू आपको दिखे आगे कि टेक्स्ट बुक में से ही आए हुए हैं। देखिए, आपको टेक्स्ट बुक में, पेपर में भी यहाँ पे सीट नंबर लिखने की ज़रूरत होती है। यू हैव टू पुट द सीट नंबर हियर, क्योंकि आप जब रूम से बाहर जाओ तो आपको कोई बोले नहीं कि आप मतलब एग्जामिने हो, ये इसका कंफर्मेशन। हर सब कोई कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसे ही आपको सीट नंबर लिखना पड़ता है। सो फोर्थ वाला एमसीक्यू है पेज नंबर 93, पॉइंट नंबर 5, कौन से चैप्टर का है? इट इज़ फ्रॉम द चैप्टर नंबर 4, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स। सो द प्रोसेस इन विच, सो आपको यहाँ पे आइसोबेरिक, आइसोकोरिक, आइडियाबैटिक, आइसोथर्मल, तो ये सारे जो है सारे डेफिनेशंस आपको बाय हार्ट करने हैं, ताकि ऐसे एमसीक्यू आपको आए तो आपको एकदम परफेक्ट आंसर आपको मिलना ही मिलना है। सो द प्रोसेस इन विच हीट इज नाइदर एब्जॉर्ब नॉर रिलीज बाय अ सिस्टम इज कॉल्ड एज द एडियाबैटिक, ये आपको पता होना चाहिए। सो दैट इज द चैप्टर 4 का एमसीक्यू है। उसके बाद में सारे ही एमसीक्यू आएंगे क्या? तो नहीं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो न्यूमेरिकल का डेरिवेशन भी मैंने मतलब बताया था, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहेगा। ये वाला थोड़ा ट्रिकी है क्वेश्चन। द पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम इन टर्म्स ऑफ इट्स लेंथ, सेमी वर्टिकल एंगल एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी, कौन सा चैप्टर का है? चैप्टर नंबर 1, दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स, पेज नंबर 8, इक्वेशन नंबर 1.7। अब डायरेक्ट ये वाला आंसर मिला है क्या? क्या पूछा गया है आपका? पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। तो पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम उन्होंने दिया है, जो डेरिवेशन होता है वहाँ पे है, इट इज कमिंग टू बी 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अंडर रूट ऑफ जी। ये ऐसा आंसर आपके टेक्स्ट बुक में है। सी व्हाट इज गिवन इन टेक्स्ट बुक, 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी, ये आंसर आपको दिया है। अब इसको उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया। क्या किया? 2 को अंदर डालने के लिए अगर हम 2 अंडर रूट के अंदर डालेंगे तो वो हो जाएगा 4, एंड इट इज कमिंग टू बी, और यहाँ से हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 पाई मल्टीप्लाई बाय 2, तो अंडर रूट में जो जाएगा इट इज़ कमिंग टू बी 4। सो इट इज़ आंसर इज 4 पाई अंडर रूट ऑफ एल कॉस थीटा अपॉन जी, 4g। सो डायरेक्ट ये एक्चुअल वाला आंसर था, उसको चेंज करके हम ये वाला आंसर ला सकते हैं। देन नेक्स्ट विल बी चैप्टर नंबर 12 का है, जो 6 वाला है। ये ऑल्सो डेरिवेशन है, तो आपको तो आंसर इसका रट्टा ही होना चाहिए। सो चैप्टर नंबर 12 में है, चैप्टर नंबर 12 मतलब है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये जो रिलेशन है वो है मोशनल ईएमएफ इन अ रोटेटिंग बार। सो द कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L rotating about one of its end in a uniform magnetic field B with a constant angular velocity omega. If the plane of rotation is perpendicular to B, that is magnetic induction, the EMF induced between the ends of the rod is half B ओमेगा L स्क्वायर। इसका डेरिवेशन है आपको 2 मार्क्स के लिए, तो उसी में से ही आपका आंसर आता है पेज नंबर 270, इक्वेशन नंबर 12.13, दैट वाज द आंसर। आगे बढ़ेंगे 6 वाले पे, 6 MCQ, 7th MCQ, 6 हो गया हमारा, 7th वाला MCQ कौन से चैप्टर से है? चैप्टर नंबर 14 से है, पेज नंबर 317, इक्वेशन नंबर 14.5। ये आपका
न्यूमेरिकल है। अ मेटल सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय फोटॉन्स ऑफ एनर्जी 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट रिस्पेक्टिवली। द रेशियो ऑफ देयर वेवलेंथ ऑफ इमिटेड रेडिएशन इज, किस किस का बीच का रिलेशन पूछा गया है। एक मेटल सरफेस है जिसमें 2 फोटॉन है, उनके अलग अलग एनर्जी है। यू हैव टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन द वेवलेंथ। तो पहली फोटोन की एनर्जी है E1 विल बी इक्वल्स टू 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकेंड वाले की एनर्जी है 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको पूछा गया है λ1 एंड डिवाइडेड बाय λ2, दैट इज द रेशियो बिटवीन द वेवलेंथ। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन वेवलेंथ एंड एनर्जी? वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। सो λ1 बाय λ2 चाहिए आपको, तो इनवर्सली में आ जाएगा E2 अपॉन E1। तो E2 अपॉन E1 दैट इज कमिंग टू बी 1/2। ये MCQ है, तो रेशो आंसर विल बी। देखो कितना इजी वाला न्यूमेरिकल आया। अगर आपके बेसिक कंसेप्ट ठीक है तो आप MCQ अच्छे से कर सकते। दैट वाज चैप्टर 14 का। फिर से कहा था मैंने कि इस पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स और क्वेश्चन आए हैं ये वाले पेपर में। सो दैट वाज द 7th वन, चैप्टर नंबर 14, दैट इज ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। लास्ट वाला, ये पेज का लास्ट वाला MCQ, दैट इज 8th वाला। अब आया है चैप्टर नंबर 5 से पेज नंबर 120। सो व्हाट इज चैप्टर नंबर 5? दैट इज ऑसिलेशंस। इक्वेशन नंबर 519। तो इक्वेशन नंबर 519 से हमने क्या निकाला है कि व्हाट इज द फॉर्मूला नीडेड टू फाइंड हियर। द पार्टिकल इज सब्जेक्टेड टू 2 पैरेलल सिंपल हार्मोनिक मोशन सच दैट, पहला है x इक्वल्स टू 2 sin ओमेगा 2 ओमेगा टी एंड y इक्वल टू ट्वाइस साइन ओमेगा टी पाई बाय 3। पैरेलल है, यहाँ पे x है, यहाँ पे y है, तो वेरिएबल है, दोनों पैरेलल है, तो यहाँ पर x और y रह सकते हैं। द एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट SHM विल बी, अब इनका जो एम्पलीट्यूड निकालना है, दो जो पैरेलल SHM है उनका फॉर्मूला का है, वो है आपका इक्वेशन नंबर 5.19 में फॉर्मूला है, और वहाँ से हम निकालेंगे इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। कौन सा फॉर्मूला है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए? तो हमें पता है पहला वाला जो है, पहला कितना है आपका, कैन सी हियर द सॉल्यूशन। सो वी आर गोइंग टू फाइंड resultant amplitude. R will be equals to under root of a square a1 square plus a2 square plus twice a1 a2 into cos phi1 minus phi2। ये वाला फॉर्मूला है। अब यहाँ से मैंने निकाला phi1 minus phi2 कितना है पाई बाय 3। पहले वाले का जो डिस्प्लेसमेंट है कितना है, x इक्वल टू 2 साइन ओमेगा टी। सपोज दिस इज द फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट, दिस वन इज द सेकेंड डिस्प्लेसमेंट। उसमें से आपको a1 मिल गया 2, सेकेंड वाला है आपका y इक्वल टू ट्वाइस साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3, तो उसका डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड आपका मिल गया a2। पहले का एम्पलीट्यूड है a1 दैट इज 2। अब हमको पता है कि पुटिंग द वैल्यू व्हाट इज a1 प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 इंटू कॉस phi1 माइनस phi2, मतलब दो जो डिस्प्लेसमेंट है आपका, दो SHM है, उनके बीच का कितने का फेज डिफरेंस है। तो यहाँ पे कोई दिख नहीं रहा, यहाँ पे उन्होंने फाई की वैल्यू नहीं दिखे, यहाँ पर भी नहीं है। सो phi1 माइनस phi2 विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 3। दिस इज द फेज डिफरेंस। सो आई जस्ट पुट हियर phi1 माइनस phi2 विल बी इक्वल्स टू पाई बाय 3। पाई बाय 3 इज नथिंग बट द cos 60 एंड cos 60 दैट इज इक्वल्स टू sin 30 एंड 1/2। ये वाले एम्पलीट्यूड में लिखेंगे a1 दैट इज 2, a2 दैट इज 2, प्लस ये फॉर्मूले हम पुट करेंगे, प्लस ट्वाइस 7 इंटू कॉस 5/3 पाई बाय 3। सो द आंसर इज कमिंग टू बी अंडर रूट ऑफ 12 एंड दैट इज 2 इंटू रूट 3। दिस इज द आंसर। सो ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर, 2√3। सो 9th वाला न्यूमेरिकल कमिंग फ्रॉम द चैप्टर नंबर 11 दैट इज मैग्नेटिक मटेरियल, पेज नंबर 255, इक्वेशन नंबर 11.2। ठीक है, न्यूमेरिकल है आपका। अ बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन 10 एम्पेयर मीटर स्क्वायर हैज़ अ क्रॉस सेक्शनल एरिया, दिस इज द एरिया, ये उसका मैग्नेटिक इंडक्शन है। इफ द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल दैट इज m इज 10⁻⁶ एम्पेयर पर मीटर, द लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था व्हाट इज द यूनिट फॉर द मैग्नेटाइजेशन। तो थोड़ा दिमाग अगर लगाते तो आपको यहाँ से एम्पियर पर मीटर आगे क्वेश्चन में पूछा जाता है, क्वेश्चन नंबर सेक्शन बी में, व्हाट इज द यूनिट फॉर द मैग्नेटाइजेशन, तो एम्पियर पर मीटर आप यहाँ से भी ले सकते थे। ठीक है, सो दैट वाज द बार मैग्नेट वाला न्यूमेरिकल, ये सॉल्व करके दिखाएंगे। ओके, तो क्या क्या मिला था आपको, मैग्नेटाइजेशन आपको पता है
दैट इज m इक्वल्स टू 10⁻⁶, m इक्वल्स टू 10⁻⁶, यहाँ पे है कैपिटल M इक्वल्स टू 10⁻⁶ है आपके पास में। उसके बाद में एरिया दिया है उन्होंने, क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 2.5 × 10⁻⁻⁴ मीटर पर सेकेंड। क्या फाइंड करें? द लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट, लेंथ पूछा गया है। फॉर्मूला क्या है आपके पास में? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, दैट इज मैग्नेटाइजेशन। ये वाला फॉर्मूला भी आपको यहाँ पे लग रहा है जो बाद में आपको पूछा जा रहा है, ठीक है। सो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम होता है एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ, तो लेंथ का फॉर्मूला आ जाएगा मैग्नेटाइजेशन डिवाइडेड बाय एरिया। उसके बाद मैग्नेटिक मोमेंट, द स्मॉल m इज द मैग्नेटिक मोमेंट अपॉन एरिया इनटू मैग्नेटाइजेशन। सो द आंसर इज कमिंग टू बी 4 सेंटीमीटर। देखो यही वाला चीज़ आप यहाँ पे फिर से 2 मार्क्स के लिए पुट कर रहे हो। सो दैट वाज द न्यूमेरिकल नंबर 9। उसके बाद में ये वाले सेक्शन का लास्ट वाला न्यूमेरिकल है, दैट इज चैप्टर नंबर 13 से आपको आ रहा है। क्वेश्चन रीड करेंगे। इन सीरीज LCR सर्किट्स फॉर XL ग्रेटर देन XC tan 5 विल बी, ठीक है। सो चैप्टर नंबर 13 मतलब है आपका AC सर्किट्स का। इसके लिए XL इक्वल टू XC या फिर XL लेस देन XC, ऐसा 3-4 पॉइंट्स वहाँ पे लिखा हुआ है। कहाँ पे? पेज नंबर 296 में। तो कभी भी कोई भी चीज़ में अगर आपको बताया जा रहा है कि भाई कोई 2 चीज़ है, जैसे एम्पलीट्यूड में है, एम्पलीट्यूड है, इंटेंसिटी, इसका कोई रिलेशन आपको अगर पूछा जा रहा है तो मान लो कि आपका MCQ वाला क्वेश्चन है, उसको आप तो कॉपी डाउन करोगे या फिर आपके टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करोगे, जो आपको बार बार रीड करना है ताकि आप MCQ और 1 मार्क्स के क्वेश्चन आप अच्छे से दे सकते हो। सो ये ऑलरेडी आपका आंसर है कि XL इज ग्रेटर देन XC देन tan 5 विल बी पॉजिटिव। शॉर्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर 296 पे इसका आंसर है, ठीक है। ये था आपके MCQ। उसमें आपको क्या बताया मैंने कि आपका ऑप्शनल आंसर के साथ, ऑप्शनल मतलब ABCD ऑब्जेक्टिव है, उसके साथ में आप आंसर लिखो या फिर पूरा सेंटेंस लिख के लास्ट में आप आंसर लिखेंगे, उसको अंडरलाइन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 2, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यहाँ कैसे क्वेश्चंस आते हैं जहाँ पे 1 सो फॉर द क्वेश्चन नंबर 2 जहाँ पे आपको यूनिट भी प्रॉपर लिखना है, नहीं तो आपके मार्क्स कटने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है आपका है चैप्टर नंबर 8 में से, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, पेज नंबर 187 पे इसका आंसर है। नो सेट द फॉर्मूला। देखो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सेट द फॉर्मूला, नेम द इंस्ट्रूमेंट, मतलब एकदम छोटे छोटे माइनर क्वेश्चन जिसमें से आप 1 मार्क्स अच्छे से ले सकते हैं। थोड़ा एकदम माइनरली आपको ध्यान में रखना है, तो ये सारे क्वेश्चंस करना बहुत ईजी है। नो स्टेट द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्पेरिकल शेल। इसका डेरिवेशन है, डायरेक्टली आपको फॉर्मूला पूछा गया। आंसर विल बी Q/4πε0 r² और सिग्मा r² अपॉन ε0 r², क्योंकि उन्होंने पूछा नहीं था व्हाट इज द कंडीशन कि भाई चार्ज अंदर रहेंगे बाहर रहेंगे, इसलिए दोनों भी आंसर वैलिड है। देन नेक्स्ट वाला है name an instrument for measurement of EMF or for sale. It is coming from the chapter number 9, that is current electricity. कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो EMF को गिन सकता है? तो वो है पोटेंशियोमीटर, ठीक है। उसके बाद में है तीसरा वाला क्वेश्चन, पेज 231, चैप्टर नंबर 10, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट। चैप्टर का नाम है। क्या पूछा गया है? कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ स्टेशनरी चार्ज एक्सपोज टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स जो होता है वो हमेशा 0 रहेगा। कहाँ पे है आंसर कहाँ पे है आपका? पेज नंबर 231 में। 4th वाला क्वेश्चन, विच प्रॉपर्टी ऑफ बार मैग्नेट इज यूज इन नेविगेशन। कौन से चैप्टर का है? चैप्टर नंबर 11, मैग्नेटिक मटेरियल्स का, पेज नंबर 251 पे इसका आंसर है। 11.1 हमेशा हम कहते हैं कि बार मैग्नेट को सस्पेंड करने से वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन दिखाता, वही वाला आंसर जो हमने 9th 10th से पढ़ा हुआ है वही यूज होता है। किसके लिए? नेविगेशन के लिए। सो एकदम बेसिक वाला क्वेश्चन है। चैप्टर जहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल से, वहीं पे तीसरी चौथी लाइन में आपका आंसर है। सो आंसर इज इट रिमेन्स जोग्राफिक नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, मतलब वो दिखाएगा आपका नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन। या फिर 2-3 क्वेश्चंस उन्होंने और भी उसके ऑप्शन में बताए थे, हो सकता है कि वो डायरेक्शन विल बी परपेंडिकुलर, ऐसा भी आंसर लिख सकता है स्टूडेंट। ये वाले क्वेश्चन में डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ये आंसर नहीं है, ठीक है। सो इट रिमेन्स अलोंग द ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन या फिर
परपेंडिकुलर टू द ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन भी उसका डायरेक्शन दिखाता है मैग्नेट, वो इसका आंसर हो सकता है। ठीक है, उसके बाद में है पेज नंबर 171 से नया वाला न्यूमेरिकल आया है, चैप्टर नंबर पेज नंबर 171 से चैप्टर नंबर 7 का क्वेश्चन है, दैट इज वेव ऑप्टिक्स। In a Young's double slit experiment, the width of two slits are in the ratio 25:1. Calculate the ratio of the amplitude. ठीक है, वो आपको निकालना है कि एम्पलीट्यूड और विड्थ का क्या रिलेशन है, उसमें से आपको आंसर निकालना है। तो रिलेशन क्या है, एम्पलीट्यूड A1/A2 उसका रिलेशन होता है √W1/W2। ये क्या है, विड्थ ऑफ द स्लिट्स आपका है, दैट इज 25:1 वॉज दी क्या लिखा है इसमें, स्लिट्स का विड्थ है, W1 W2 विल बी, पहले का है 25:1, सो व्हाट इज द रिलेशन ऑफ द एम्पलीट्यूड, दैट विल बी द आंसर विल बी 5:1। बस इतना ही लग के छोड़ देना है आपको, 5:1। ठीक है, सो द आंसर वॉज कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एम्पलीट्यूड, इट इज कमिंग टू बी 5:1। नाउ क्वेश्चन पेज नंबर 335 का 6th वाला क्वेश्चन जो आता है आपका चैप्टर नंबर 15 से, मतलब स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियस से, व्हाट इज बीटा प्लस डीके। एक डेफिनेशन है आपके चैप्टर में 335 पेज पर लिखा हुआ है, इसके अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं कि पढ़ने वाले अगर पुराने बुक से पढ़ रहे हैं तो उसका एक अलग आंसर होगा। तो आंसर क्या है आपका, दी डीके इन विच, तीनों में से कोई भी आप आंसर लिख लो तो करेक्ट होगा। डेफिनेशन पूछा है, नॉट द एक्सप्रेशन, आपको इक्वेशन लिखने के लिए नहीं बोला है, डिफाइन बोलेंगे तो डेफिनेशन ही लिखो। द डीके इन विच प्रोटॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ न्यूट्रॉन, दिस इज द करेक्ट आंसर। या फिर द डीके इन विच प्रोटॉन गेट्स कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रॉन बाय एमिटिंग अ पॉजिट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, ये भी चलेगा। या फिर द डीके इन विच एटॉमिक मास नंबर रिमेन्स अनचेंज and atomic number decreases by 1, this is also a correct answer। ये पुरानी बुक में यही वाली डेफिनेशन हम पढ़ते थे। तो तीनों में से कोई भी आप डेफिनेशन अच्छे से लिखो एंड गेट 1 मार्क्स हियर फॉर